साथियों, वेलकम बैक। सुप्रभात, नमस्कार सभी लोगों को। आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन श्रृंखला में और आज हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग सेशन में 9 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम अर्थात करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको यहाँ पर एकत्रित किया गया है, तो उस पर एक नजर डालें और उसको याद रखने का प्रयास करें। पहला कि ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है और आपको पता होना चाहिए कि SO2 एक बहुत बड़ा प्रदूषक है जो हमारे एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसी की वजह से अम्ल वर्षा जैसी घटना होती है। इसी की वजह से विश्व प्रसिद्ध जो अजूबों में शामिल है ताजमहल, जो दूधिया संगमरमर से बनाया गया था, अब उस पर काले धब्बे आ गए हैं। तो सब पूछता है एग्जाम में कि संगमरमर पर काले धब्बे क्यों आए, तो SO2 के कारण। ये ध्यान रखना है कि SO2 के उत्सर्जन के मामले में आपको एक चीज डाटा ध्यान रखना है कि 2018-19 में भारत ने 6% SO2 के उत्सर्जन में कमी किया है। इन्हीं का रिपोर्ट है ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर का रिपोर्ट है कि 2018-19 में 6% कमी किया, लेकिन फिर भी 2019 में कुल SO2 का उत्पादन वैश्विक उत्पादन का 21% है। तो 21% उत्पादन अकेले भारत कर रहा है। ये एक खतरे की घंटी है जिसके कारण पर्यावरण में बड़ा पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है। और ध्यान रखना है कि ये जो प्रदूषण होता है मुख्य रूप से ताप घरों से होता है। ताप घर मतलब जहां पर विद्युत बनता है उष्मा का क्रिएट करके, कोयला जला करके। तो कोयला में सल्फर होता है और वही सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे चलें तो एक नया सुधार किया गया है प्राकृतिक गैस के विपणन के मामले में। पीएम की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने प्राकृतिक गैस विपणन सुधार को मंजूरी दिया। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है, CNG और LNG पर बहुत वर्क हो रहा है, रूस के साथ समझौता किया गया है। तो बहुत सारे तरह के काम हो रहे हैं और बहुत सारे वाहनों के ईंधन में इस्तेमाल हो रहा है प्राकृतिक गैस का। तो प्राकृतिक गैस का मार्केटिंग अच्छे से हो सके, उसकी कीमत सही हो सके, सभी जगह कीमत में एकरूपता हो सके, इसके चलते मंत्रिमंडलीय समिति जो आर्थिक मामले देखती है उसने प्राकृतिक गैस मार्केटिंग के लिए एक सुधार जारी किया है और इसके द्वारा बोली लगाकर मतलब इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेकर के CNG या LNG जैसे प्रोडक्ट पर कीमत तय किया जा सकता है, जिससे पूरे देश में इसका मार्केटिंग या बाजार अच्छा से हो सके। ध्यान रखना है यहाँ पर प्राकृतिक गैस में LNG और CNG की बात आती है। यही दो इंपॉर्टेंट है जिसका मार्केटिंग पर सरकार सुधार करना चाहती है। तो ध्यान रखना, इसी के चलते कैबिनेट में मंत्रिमंडलीय समिति ने इसको मंजूरी दे दिया है सुधार का। आगे चलें तो एक दुखद न्यूज आज फिर है कि केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। तो बिहार में 2-3 बड़े राजनीतिक दिग्गज में से एक दिग्गज के जो कैरियर था और जीवन था वो दोनों समाप्त हो गया। कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, काफी दिनों से अस्पताल में दिल्ली में भर्ती थे, लेकिन अंतिम सांस उन्होंने लिया और उनका निधन हो गया। ध्यान रखना है कि एक वरिष्ठतम राजनीतिक थे बिहार से और बिहार में इनकी राजनीति की बहुत बड़ी चर्चा थी। 74 वर्षीय रामविलास पासवान का निधन हो गया। जो ध्यान रखना है कि 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए, मतलब सांसद के रूप में 8 बार इनका चयन हुआ और साथ ही 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का इनको मौका मिला। तो एक बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर रहा इनका और काफी कुछ दिया समाज को, सोसाइटी को, देश को। तो ये ध्यान रखना है कि रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। आगे चलें तो एक न्यूज है 9 अक्टूबर से संबंधित कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है।
तो 9 अक्टूबर 1874, ये ध्यान रखना है, 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था वर्ल्ड लेवल पर, और इसी के चलते इसके वर्षगांठ के रूप में 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है कि विश्व डाक दिवस को मनाने का फैसला 1969 में आया था, और 1969 में विश्व पोस्ट यूनियन जो होता है इसके लिए कांग्रेस बना। उस कांग्रेस ने 1969 में यह घोषणा किया कि हम 9 अक्टूबर को हर साल विश्व डाक दिवस मनाएंगे। तो विश्व डाक दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस भारत में है। ये अलग बात है कि आज पोस्ट ऑफिस का कार्य थोड़ा सा सीमित हो गया, कम हो गया, लेकिन आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाकघर भारत में है, और इसलिए विश्व डाक दिवस को ध्यान रखना है 9 अक्टूबर के रूप में। आगे आर्थिक जगत से एक न्यूज है। फोर्ब्स जो पत्रिका है, मैगजीन है, जो जारी करती है बिलियनरों अरबपतियों की सूची, और इसने जारी किया है 2020 के भारत के 100 अमीर लोगों की सूची। तो भारत में 100 सबसे अमीर कौन है, इसकी सूची जारी किया फोर्ब्स ने 2020 का, और इस सूची में मुकेश अंबानी लगातार 13वीं बार टॉप पर है। मतलब 13वीं बार टॉप पर है लगातार, ये ध्यान रखना है। और आगे चलें तो इस ग्रुप में गौतम अडानी और शिव नाडार दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर रिलायंस के फाउंडर या चेयरमैन कह सकते हैं मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, और शिव नाडार जो HCL के फाउंडर है। HCL का नाम सुने होंगे, कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह HCL का आता है। तो HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर जो है शिव नाडार तीसरे स्थान पर है। और ध्यान रखना मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति जो है, परिसंपत्ति 88.7 अरब डॉलर की आंकी गई है फोर्ब्स के द्वारा। तो 88.7 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी के साथ मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और ये लगातार 13वीं बार इस शिखर पर मौजूद हैं। तो ध्यान रखना है। एक न्यूज है नियुक्ति से संबंधित। एम राजेश्वर को RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों पर निगरानी रखता है, इसके डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति हुई है एम राजेश्वर की। तो डिप्टी गवर्नर क्या, ध्यान रखना है, गवर्नर जो है RBI के वो शक्तिकांत दास है, जबकि 4 गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर के अलावा। तो एक की हुई है, और 3 जो है BP कानूनगो, MK जैन और माइकल देवा त्रिपात्रा, ये 3 पहले से काम कर रहे हैं, एक रिटायर हुए हैं, और उनका जगह एम राजेश्वर लिए हैं। तो ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि ये जो प्रावधान है RBI अधिनियम 1934 के तहत, तो RBI के गठन के समय जो अधिनियम बना था तो 1934 में ये प्रावधान रखा गया था कि 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, उसी में से एक का नियुक्ति हुआ है एम राजेश्वर के रूप में। आगे चले तो आर्थिक जगत से एक और न्यूज है भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित। कह रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष मतलब 2021 में देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP में 9.6% की गिरावट आएगी। ये कहना है किसका, विश्व बैंक का, और ये एक चिंता के विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। विश्व बैंक का कहना है कि भारत में 70% व्यापार बंद है, मतलब न निर्यात हो रहा है, न बाजार में कोई काम हो रहा है, सभी तरफ ठप है, उत्पादन का काम बंद है। तो 70% आर्थिक गतिविधियां बंद होने की वजह से GDP में 9.6% गिरावट के अनुमान है। ये विश्व बैंक का आकलन कहा गया है। ध्यान रखना, GDP जो होता है किसी देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका मूल्य को अगर कैलकुलेट करके जोड़ दें तो दैट इज कॉल्ड GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ये आकलन होता है अर्थव्यवस्था के स्थिति को आकलन करने का एक तरीका। तो यही है आज का समसामयिक घटनाक्रम, इसको देखें और याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक आध दो पूछे जाने की इसमें से संभावना है। तो फिर मिलेंगे शाम के क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हो मैया की। थैंक यू।